सबसे पहले आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के सेशन में। सेशन का नाम है मैथमेटिक्स महामैराथन क्लास और मैं हूं डॉक्टर ललित आपके समक्ष। जो मैं आज बात करूंगा आपसे किस बारे में, मैं आपसे चर्चा करूंगा आज मैथमेटिक्स के बेहतरीन क्वेश्चंस के बारे में जो आपको जरूर आने चाहिए। तो सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। लाइक करने में क्यों कंजूसी है, लाइक करो वीडियो को और आगे भी शेयर कर दो क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ओके, सो डोंट वरी, बढ़ते हैं आगे। सब तैयार, अप टू द मार्क। तो चलो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर रखता हूं, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु ट्रायंगल एबीसी की बाहरी भुजा में है? Which of the following points is in the outer arm of angle ABC? एक आपके सामने यहां पर दिख रहा है एंगल ABC इस आकृति में। उस एंगल ABC के बाहरी बिंदु कौन सा है, बाहर की भुजा में बिंदु कौन सा है, ये आपको बताना है। तो मैं चाहूंगा जवाब मिले आप लोगों का तेजी के साथ, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपके साथ। उत्तर आना चाहिए खासम खास। ओके, तेजी से देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि जवाब कुछ जबरदस्त आए और आप एकदम अच्छी तरीके से जवाब को बता पाए। ओके, चलो देखते हैं। तो आपने देखा यहां पर एक ट्रायंगल आपके सामने बना हुआ था। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं कुछ इस तरह से था। तो उसने बोला ए बी सी, तो भाई ए तो ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा। इस ए बी सी में तीनों पॉइंट ए में आर है, बी में क्यू है, दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। उसने बोला बाहर का पॉइंट कौन सा होगा? तो भाई बाहर का पॉइंट क्या है? देखो पी है ना, जो इन दोनों भुजाओं के, जो एंगल एबीसी की भुजाओं के बाहरी भुजा में, तो एबीसी की बाहरी भुजा कौन सी है? बी डी। भाई ए बी सी की बाहरी भुजा बी डी है ना, तो बी डी में कौन सा बिंदु? पी। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? दैट्स करेक्ट, दैट इज पी। बहुत बढ़िया से जवाब आप दे रहे हैं, वेरी वेरी नाइस। रेडी हैं? ओके, तो राइट ऑप्शन पहला दैट इज पी आपने सही बताया। तो अच्छे अच्छे सवाल मिलने वाले हैं आपको। तो जल्दी से दोस्तों के साथ जाओ और सेशन को शेयर कर दो कि जल्दी से आ जाएं। और सेशन शुरू हो चुका है, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, जल्दी से जुड़ें। पी, बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, वन मोर क्वेश्चन। ट्रायंगल एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु को बोलते हैं हम आइसोस्केल। क्या बोलते हैं? आइसोस्केल। ट्रायंगल एबीसी एक आइसोस्केलिन समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी। यदि एंगल ए बराबर 40 तो एंगल बी बराबर क्या? इतना आसान सवाल, तो कर दो कमाल, जल्दी से दे दो उत्तर, क्योंकि प्रश्न बड़ा है बेहाल। पूछता है एक सवाल कि मुझे कब करोगे सॉल्व। गुड आफ्टरनून। तो जल्दी से सॉल्व करो भाई, और क्या कहें, जवाब नहीं आपका। बहुत बढ़िया विष्णु, बहुत ही खूबसूरती से जवाब आप लोगों के आ रहे हैं। यहां पर मैं देख पा रहा हूं बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों के जवाब मुझे मिल रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस। अच्छे अच्छे जवाब आप लोगों के यहां पर आ रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस, वेरी वेरी नाइस। और यहाँ पर ये स्क्रीन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही होगी पक्का। चलो इसको देख लेते हैं कहाँ पर है, टेक्स्ट को बंद कर देते हैं अभी। ओके, अभी ठीक है। अब सारे आपको दिख रहे हैं ना, तो दिख नहीं रहा होगा। डन, अभी आपको दिख रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सवाल भी दिख रहा है और उत्तर भी दिख रहा है। जवाब 70। बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की तो प्रॉपर्टी ये होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है समद्विबाहु त्रिभुज की? समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि उसके दो कोण बराबर होते हैं। क्योंकि दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दो कोण भी बराबर होंगे। और ट्रायंगल के तो तीनों कोणों का टोटल 180 होता है भाई, 180 तो होता है। तो हम क्यों चिंता करें, जब तीनों कोण 180 के हैं और एक कोण 40 का है, तो 180 में से मैंने 40 घटा दिया, मुझे मिला 140। अब 140 के दो कोण दोनों बराबर, तो 140/2 इज इक्वल टू 70। तो ये दो कोण, ये भी 70 का, ये भी 70 का। तो राइट ऑप्शन है 70 डिग्री। कहीं है ऑप्शन में? तो ये ऑप्शन नंबर सी एकदम 70 डिग्री एकदम सही। टू एंगल एंड टू साइड्स आर इक्वल इन द आइसोस्केल ट्रायंगल। वेरी सटीक आंसर गिवन बाय विष्णु। बहुत बढ़िया, जवाब एकदम सही दिया है आपने। एक और सवाल की तरफ बढ़ता हूं और देखता हूं नया सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है। ये रहा क्वेश्चन है,
पेडागॉजी भी हो जाए ना, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पेडागॉजी के तो हमारा प्रश्न ही अधूरा है, कहानी अधूरी है। चलो देखते हैं, किसी छात्र की अभ्यास पुस्तिका में लिया गया योगफल का अवलोकन करें। उसने एक कॉपी में, हमने उसका फोटो खींच लिया, ये लगा दिया यहां पर। उसने कहा इसका अवलोकन करो, ऑब्जर्वेशन करो, इसमें क्या है। द सम ऑफ द टेकन फ्रॉम स्टूडेंट्स प्रैक्टिस बुक, टेक ए लुक। ये किस प्रकार की त्रुटि है? गलत संक्रिया, मैं यहां लिख देता हूं इनका मीनिंग। गलत संक्रिया को क्या बोलते हैं, मैं जरा लिख देता हूं, एक मिनट रुकिएगा। इसको बोलते हैं रॉन्ग ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? रॉन्ग ऑपरेशन। इसको बोलते हैं गलत कलन, रॉन्ग एल्गोरिथम। इसको बोलते हैं रीग्रुपिंग। अभी इंग्लिश वाले नहीं कहेंगे, समझिएगा। इसको बोलते हैं बेसिक एरर या फंडामेंटल एरर। अब आपको बताना है, इस प्रश्न के को देखना है, सामने लिखा है। अब इस प्रश्न में कौन सी एरर है ये आपको बताना है। तो यहां पर क्या देखते हैं आप, जवाब क्या मिलता है मुझे, लेट्स सी। और यहां पर बी सबसे ज्यादा ऑप्शन मिल रहा है कि बी होना चाहिए, गलत कलन विधि। कलन विधि का मतलब जानते हैं ना, रॉन्ग स्टेप्स। गलत कलन विधि का मतलब क्या होता है? रॉन्ग एल्गोरिथम। सब रॉन्ग एल्गोरिथम बता रहे हैं, क्यों भैया? एल्गोरिथम का मतलब जानते हो क्या होता है? एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। यानी अगर कोई स्टेप में प्रॉब्लम हो जाए, आप किसी स्टेप को पहले लगा दें, दूसरे स्टेप को बाद में लगा दें, उसको रॉन्ग एल्गोरिथम बोलते हैं। तो क्या यहां पर रॉन्ग स्टेप्स हैं? रॉन्ग स्टेप्स किए उसने। क्या 56 को सही लिखा, उसको ऐसे जोड़ना था। संख्यों को सही लिखा उसने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने जोड़ा 9 और 7 16 का 6 होना चाहिए था, और 3 और 3 6 और 1 7 76 आना चाहिए था। यहां पर देखते हैं 8 6 14 होना चाहिए था, 5 4 9 और 1 10 होना चाहिए था, यानी 104 होना चाहिए था। यानी वो जोड़ सही नहीं पा रहा है, वो जोड़ तो सही नहीं पा रहा है ना। तो समझ लो इन चारों गलतियों का मीनिंग क्या है। अगर आपको ये पता है कि ये चारों एरर कब कब होती हैं, कहां कहां होती है, क्यों क्यों होती हैं, तो आपको पता लगना चाहिए। सबसे पहली एरर का नाम है गलत संक्रिया, जिसको मैं यहां बता रहा हूं। इसको बोलते हैं रॉन्ग ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है? मतलब है अगर एक बालक को आपने कहा कि a जमा b करो, और बालक ने जोड़ने के अलावा उसमें कुछ भी कर दिया, गुणा कर दिया, माइनस कर दिया, भाग कर दिया, इट्स अप टू यू। क्या समझ में आई बात? कि बालक जो है, पुस्तिका से लिया गया सवाल में क्या देखा आपने, रॉन्ग ऑपरेशन में क्या आया कि बालक को जोड़ने को बोले तो घटा कर दे, गुणा करने को बोले तो भाग कर दे, भाग करने को बोले तो मल्टीप्लाई कर दे। अगर कोई बालक ऐसा काम करता है तो उसको रॉन्ग ऑपरेशन, गलत संक्रिया में कैलकुलेट किया जाता है। इज इट क्लियर? दूसरी बात, गलत कलन विधि। गलत कलन विधि का मतलब क्या है? रॉन्ग स्टेप्स। यानी जैसे जैसे काम करना था बच्चा वैसे काम नहीं कर रहा है, किसी और तरीके से कर रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ओके समझना। एल्गोरिथम क्या है, गलत संक्रिया क्या है। यानी आपने क्या काम किया, आपसे कहा गया चाय बनाने की विधि का वर्णन करो। ओके, चाय बनाने की विधि का वर्णन करो, तो आप कैसे वर्णन करेंगे भाई चाय बनाने की विधि का? हाँ जी, ओ रुके 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 भाई। ओके, तो अगर मैं चाय बनाने की विधि की बात करता हूं तो कैसे करेंगे? चाय बनाने की विधि बड़ी आसान है, उसको बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। कैसे? आप कहेंगे सर हमने क्या काम किया, हमने पानी लिया, हमने पानी में, भगोने में पानी डाला, भगोने में पानी डाला, आग जलाई चूल्हे में, उसके बाद सर हमने उसमें चाय की पत्ती, चीनी, अदरक मिलाया, उसके बाद हमने उसको उबाला, उसके बाद हमने उसमें दूध मिलाया, और हमें क्या मिल गई? चाय मिल गई। यही तो कहानी होती है चाय की, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये चाय ऐसे बनी, अब क्या हुआ, चाय तो बन गई। यानी पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये था, तीसरा स्टेप ये था, चौथा ये था, पांचवा ये था। अब आपने सारे स्टेप तो 5 के 5 वही रखे। आपने भगोने में पानी भी रखा, आपने उसमें आग भी जलाई, आपने चीनी चाय अदरक भी मिलाई, आपने उसको उबाला भी और दूध भी, लेकिन क्रम बदल दिया। कैसे? आपने कहा कि भाई सबसे पहले हमने भगोने में रख के आग लगाई, उसके बाद हमने उसमें चाय, चीनी और अदरक मिलाई, उसके बाद हमने उसमें दूध मिलाया, उसके बाद उसको उबाला, उसके बाद पानी मिला के हमने पी लिया।
तो क्या वो चाय बनी? तो स्टेप तो सारे वही रहते हैं, लेकिन क्रम बदल जाने पर उसको बोलते हैं गलत कलन विधि, दैट इज रॉन्ग एल्गोरिथम। जहां की यहां पर बच्चे ने कोई स्टेप नहीं बदला है, वो जैसे जोड़ते वैसे जोड़ रहा है। ओके, आगे की बात करते हैं। नंबर नेक्स्ट था क्या? पुनर्वर्गीकरण। जहां पर भी बालक हासिल संबंधी त्रुटि करता है, कौन सी? हासिल। जहां पर भी बच्चा कैरी लेने में प्रॉब्लम करे, समझ लेना पुनर्वर्गीकरण या रीग्रुपिंग है। बस एक समझ लेना, अगर बच्चा कैरी लेने में प्रॉब्लम करता है, हासिल संबंधी हासिल का सही प्रयोग नहीं कर पाता है, बस उसी कंडीशन में पुनर्वर्गीकरण यानी पुनः समूहीकरण यानी रीग्रुपिंग की प्रॉब्लम होती है। जैसे जैसे सवाल आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। आगे बात करते आधारभूत तथ्य की गलती। हालांकि आधारभूत तथ्य की गलतियों में अधिकांश बेसिक 4 ऑपरेशन जोड़ना, गुणा, घटा, भाग करना आता है, लेकिन बालक अगर एक ही प्रश्न में एक से ज्यादा गलतियां दोहरा दे, वो भी आधारभूत तथ्य की गलती में आती है। जैसे कि बच्चे को सही से जोड़ना नहीं आया, लिखा सही था सब कुछ, लेकिन वो जोड़ सही नहीं पाया, तो आधारभूत तथ्य की गलती है उसकी, उसको जोड़ना ही नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ओके डन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, होनी तो नहीं चाहिए, सारे एक्सप्लेन कर दिए ऑप्शन। एक और सवाल लेते हैं आपके सामने। कक्षा 2 का शिक्षक हल करने के लिए छात्रों का व्यवकलन पर निम्नलिखित सब समस्या देता है। विक्की के पास 10 टॉफियां हैं, वह अपनी बहन को 5 टॉफियां देता है। विक्की के पास अब कितनी टॉफियां हैं? इस प्रकार की समस्या निम्नलिखित में से किस मॉडल या श्रेणी से संबंधित है? ए विस्तारण, 2 पृथक्करण, दोहराव वाला योग या संयुक्तिकरण। क्वेश्चन है, टू सॉल्व द क्लास सेकेंड टीचर स्टूडेंट्स ऑन द सब्सट्रैक्शन he gave 5 toffees to his sister. Vicky had 10 toffees. He gave 5 toffees to his sister. How many toffees does Vicky have now? This types of problem is related to which of the following model or category? ये आपको बताना है। तो मैं चाहूंगा जवाब मिले आप लोगों का। मुझे क्या मिलता है? लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर। ओके, तो जल्दी से बताएंगे मुझे जवाब, जिससे कि आपके प्रश्न मुझे मिलते रहें और हो जाए आप खासम खास। ओके, तो यहां पर देखते हैं जवाब बढ़ा है थोड़ा सा। तो आपने कहा फिर वही समस्या, ये वर्ड्स हैं पेडागॉजी के जो आपको बहुत ज्यादा पेपर में मिलने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। चाहे आप सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सी टेट की कर रहे हो, चाहे यूपी टेट की कर रहे हो, ये कॉमन क्वेश्चन है जिन पर शब्द समस्याओं पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। राम राम पगली। लेकिन याद रखिएगा सवाल का जवाब कैसे करते हैं। तो विस्तारण, विस्तारण का मतलब होता है एक्सपेंशन करना, यानी मेरे पास 10 आम थे, 5 आम और आ गए, तो मेरे पास कितने हो गए? 15 आम हो गए, तो मेरे आम का विस्तारण हुआ। मेरे पास 500 रुपए थे, मेरे पास 1000 रुपए और आ गए, मेरे पास 1500 रुपए हो गए, तो मेरे पैसों का एक्सपेंशन हो गया, वृद्धि हो गई, वृद्धिकारी भी उसको बोलते हैं। पृथक्करण को बोलते हैं सेपरेशन। मेरे पास 10 टॉफी हैं, जैसे उसने बोला विकी है 10 टॉफीज, और मैंने अपनी बहन को 5 दे दी, तो मेरे से तो 5 टॉफी जुदा हो गई ना, पृथक हो गई ना, मुझसे अलग हो गई। तो 5 टॉफी वाली समस्या अगर मैं किसी को देता हूं अपने पास से, दैट इज पृथक्करण की समस्या। दोहराव वाला योग का मतलब होता है जब आप एक ही नंबर को बार बार रिपीट करते हैं। जैसे मुझे मेरे पापा ने 2 रुपए आज दिए, 2 रुपए कल दिए, 2 रुपए परसों, 2 रुपए परसों के नरसों, नरसों के तरसों, तरसों के अरसों, और दिए बरसों। मेरे पास बताओ कितने पैसे हो गए? तो आपको पर डे 2 रुपए मिलते हैं, तो आप क्या करेंगे? उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आज 2 मिले, कल को भी 2 मिले, परसों को भी 2 मिले, नरसों को भी और आगे भी दिए, तो 1 2 3 4 5, तो 2 गुणा 5 आप इसको कर सकते हैं, दैट इज 10। तो सेम नंबर जब रिपीट होता है उसको दोहराव वाला योग कहते हैं, रिपीटेड सम। ओके, संयुक्तिकरण का मतलब होता है कॉन्जुगेशन, यानी जब 2 चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं, जब 2 वस्तुएं एक साथ जुड़ जाती हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास 10 आम हैं, और मैंने कहा दीपक के पास 20 आम हैं, मेरे और दीपक के पास कुल कितने आम हैं? तो मैंने 2 लोगों को एक साथ मिलकर बोला। जब मैं 2 लोगों को एक साथ मिलकर जोड़कर बोलता हूं, तो समझ लेना वही समस्या बनती है संयुक्तिकरण की। इज इट क्लियर? तो यहां पर क्या था? पृथक्करण एकदम सही जवाब। कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई किसी को? बहुत ही बढ़िया। एक और सवाल आपके सामने। प्रश्नों में तो अच्छा लग रहा होगा ना, अच्छे अच्छे प्रश्न लाया हूं मैं आप लोगों के लिए, तो लाइक शेयर करते रहो और आगे बढ़ाते रहो वीडियो को तेजी के साथ। एक और सवाल, यदि शहर ए में 25,547 निवासी हैं और शहर बी में 42,889 निवासी हों, तो एक साथ एक शहर ए और बी में निवासियों की कुल संख्या कितनी है? भाई इससे आसान सवाल और क्या होगा? आप बताओ, इससे आसान सवाल और क्या होगा? कुछ हो सकता है? नहीं ना? बल्कि बताओ आंसर क्या है। क्या इससे आसान सवाल होगा? मुझे तो लगता नहीं कोई नहीं होगा। सिंपल, देखो
आपने कहा इसमें निवासी कितने हैं, शहर ए में निवासियों की संख्या 25,547। आपसे कहा शहर बी में कितने हैं, उसने कहा 42,689। दोनों को जोड़ दें, 9 7 16, 8 4 12 और 1 13, 6 5 11 और 1 12, 5 2 7 और 1 8, 4 2 6, 68,236 होनी चाहिए। क्या कहीं पर है ये ऑप्शन? हाँ जी है कहीं ऑप्शन? आपने कहा बिल्कुल है सर, डी ऑप्शन रखा है आपके सामने, यही तो है बिल्कुल। तो इतना आसान सवाल दिया है आपको कि आपको सवाल एकदम बढ़िया बढ़िया समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बहुत ही बढ़िया, एकदम सही पकड़े हैं आप, डी एकदम सही जवाब है आपका। और मैं बढ़ता हूं एक नए प्रश्न की तरफ और देखता हूं आपका नया प्रश्न क्या होगा। तो चलो देखते हैं नया प्रश्न क्या है। ये रहा, बहुत ही सिंपल सवाल है, एक और जल्दी से बताओ जरा, आप तो हलवा बट रहा है आज। 5,869 में से 2,864 किसके बराबर है? भाई इससे आसान सवाल नहीं दे पाओगे तो क्या होगा, ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी हार्ट अटैक वाली बीमारी आ जाएगी अगर आपने ऐसा कर दिया। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ABCD के रूप में आपके पोल, यहां पर डी ऑप्शन मिला। बहुत सिंपल घटाना था, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 5 में से 2 गए 3, तो 3005, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। डी कौन दे रहा था भाई? ऐसे ऐसे सवालों में भी अटकोगे क्या आप लोग? अब ऐसा दिन देखने पड़ेंगे क्या हमको? ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और सवाल, चलो बच्चों का सवाल था। चलिए, निशांत ने एक सरल योग प्रश्न निम्नलिखित तरीके से हल किया। यह प्रश्न किस प्रकार की त्रुटि है? एक, गलत संक्रिया, बी पुनर्वर्गीकरण की त्रुटि, बी गलत कलन विधि, डी मूलभूत तथा तथ्यात्मक त्रुटि। हाँ जी देखते हैं, निशांत ने एक सरल योग का ऐसे प्रश्न किया, देखो 9 5 14 का 8 4 12। यहां पर किस तरह की त्रुटि आप मानते हैं, इसको देखना है। तो देखते हैं, गलत संक्रिया है, पुनर्वर्गीकरण की त्रुटि है, गलत कलन विधि है या मूलभूत तथ्य की त्रुटि है। निशिता solved simple योग questions यानी submission questions in the following way. What kind of error is this? A, wrong operation, B, reclassification, C, wrong algorithm या basic error। अभी मैंने आपको समझाया था इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। हासिल की प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, क्या खूबसूरत जवाब दिया है अतीक्षा, एकदम सही बोली हैं आप, ये तो गजब हो गया भाई, एकदम सही बात है, क्योंकि 9 और 5 13 होते हैं और 8 और 4 12 और एक हासिल का आया था जो यहां से इन दोनों को जोड़कर 13 आया था, है ना? क्या ये सही लिखा? 3 ही आना चाहिए था, नहीं ना? 9 5 तो 14 होता है, इसने 5 क्यों लिख दिया, है ना? 9 5 तो 14 होना चाहिए, उसने 15 क्यों लिख दिया? यानी उसने जोड़ा भी तो गलत है और जोड़ने के साथ साथ उसने जो हासिल है उसका भी प्रयोग नहीं किया। 8 4 12 यहाँ 13 लिखना चाहिए था। सही जवाब था 1 3 4 और भाई साहब लिख रहे हैं 125। तो 2 गलतियां हो रही हैं एक साथ। कौन कौन सी देख रहे हैं ना आप? ऐसी गलतियां होती हैं। कौन कौन सी गलतियां हो रही हैं? एक गलती तो है कि वो जोड़ भी सही नहीं पा रहा है, और दूसरी गलती क्या है कि भाई साहब हासिल का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। नहीं, रीग्रुपिंग की भी एरर है, यानी पुनर्समूहीकरण की भी एरर, और दूसरा जोड़ना भी नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या कहा था, जब ऐसी 2 एरर एक साथ जुड़ जाए तो प्रॉब्लम किसकी होती है? अब तो समझ गए होगे ना, दैट इज मूलभूत त्रुटि। अगर यहां पर वो ऐसे क्वेश्चन को कर, समझना ये प्रॉब्लम पुनर्वर्गीकरण की कब होती, उसको समझाता हूं। देखो, अगर वो 4 9 8 5 को जोड़ता, 9 और 5 14 और 8 4 12 ऐसे लिख देता, अब ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ पुनर्वर्गीकरण की होगी, क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ हासिल का प्रयोग जो है वो उसने नहीं किया है। इज इक्वल टू, समझ में आया ना? तो ये कौन सी? ये है पुनर्वर्गीकरण की। रीग्रुपिंग की एरर कौन सी है? ये वाली। यहां पर उसने जोड़ा तो सही लेकिन हासिल का प्रयोग नहीं किया। यहां उसने जोड़ा भी गलत और हासिल का भी प्रयोग नहीं किया। तो एक सवाल में एक से ज्यादा गलती, तो कारण क्या बना? मूलभूत, बेसिक एरर। इज इट क्लियर भाई? सबको समझ में आ गया होगा ना? क्लियर है ना? बहुत बढ़िया जवाब आप लोगों का है। अच्छा, कौन सा नहीं दिख रहा? सारे पॉइंट तो मोटे मोटे लिख रहे हैं।
आपको कौन सा पॉइंट नहीं दिख रहा? सॉरी सर, एक पॉइंट, अच्छा नहीं देखा, ओके ओके, कोई बात नहीं है, याद रखेंगे। तो ये छोटे छोटे सवाल मगर मोटी बातें आपको कर सकती हैं परेशान, और बहुत परेशान। तो तैयार हो जाओ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्रिएटिव थिंकिंग तो इंडिकेट करना चाहता है। हाँ आकाश सर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्रिएटिव थिंकिंग, हाँ क्रिएटिव थिंकिंग कौन सी है भाई? उसने ये क्रिएटिव थिंकिंग थोड़ी है, ये तो गलत है। देखो क्रिएटिविटी तभी हो सकती है जब आपका क्वेश्चन करेक्ट हो। क्रिएटिविटी कब काम आती है? जब वो करेक्ट ऑर्डर में हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 है या 4 है। संख्या 3 और 4 दोनों से विभक्त होती है। ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 333, 444, 44 या 4444। Each digit of a natural number is either 3 or 4. The number is divided by both 3 and 4. Smallest such numbers, what is it? 333, 444, 44, 444। जवाब क्या होगा? ये तो 4 4 4 4 आ रहा है, आपका जवाब क्या होगा? लेट्स डू इट, लेट्स सी। तो किसी प्राकृतिक संख्या का अंक या तो 3 है या 4 है, उत्तर देना है आपको बारंबार है। तो देखते हैं क्या मिलता है आपका जवाब, कैसे करते हैं इसको साहब। उत्तर तो देना है आपको बस। ओके लेट्स डू इट। बी ऑप्शन मिल रहा है। ओके देखो सिंपल सी बात है, यानी आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 3 और 4 दोनों से कट जाए। भाई ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम बचपन से करते हुए हैं कि 3 का रूल कहता है कि अंकों का योग 3 से कट जाए तो 3 से कट जाएगी, और 4 का रूल कहता है कि संख्या के अंतिम 2 अंक कट जाएं 4 से तो संख्या कट जाएगी। तो हमने क्या देखा भाई, 3 3 और 3 से तो कटता है, लेकिन 3 33 4 से नहीं कटता। तो ये 3 से तो सही है लेकिन 4 से गलत है। इसको देखते हैं 3 और 4 से, 4 3 12 कटेगा और 4 3 12 तो ये भी कटेगा। 44 को देखें ना, 3 से कटेगा और 4 से कट जाएगा। इसको देखें, ये 4 चौक 16, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा। यानी आपको कौन सा ढूंढना था? एक ऐसा नंबर जिसे दोनों कट जाएं, दोनों बार कटे। तो सिर्फ नंबर कौन सा? ये वाला, ये ना जो दोनों से कटेगा ना। 3 और 4 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो 3 और 4 से दोनों नंबर से ये 444 डिवाइड होता है, जो कि सामने आपके उत्तर लिखा हुआ है। ओके बहुत बढ़िया, 3 गुणा 4 बराबर 12/144। चलो भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जवाब। और ये बच्चे इतने कम क्यों हैं आज? कोई छुट्टी पे चले गए क्या? छुट्टी वुट्टी पे तो नहीं हो भाई? ओके बढ़ते हैं आगे। एक और सवाल ही रहा। अंकिता 56 को 506 के रूप में और 25 को 205 के रूप में लिखती है, और किस प्रकार शिक्षक उसकी सहायता कर सकते हैं? अगर वो इसको इस तरह से लिखती है, 56 को 506, 25 को 205, तो आप उसकी कैसे? बिफोर 3 रूल भी है, डिजिट बार 4 के लिए लास्ट डिजिट देख लेंगे 4 से डिविजिबिलिटी है कि नहीं, एंड देन 4 विल बी दी राइट आंसर। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर विष्णु, यू हैव गिवन द राइट आंसर। डोंट हेजिटेट टू गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स, यू आर ऑलवेज वेलकम। अंकिता ने स्थानीय मान की अवधारणा को ठीक से नहीं समझा। अंकिता ने अभी तक 100 तक की गिनती नहीं सीखी है। अंकिता को लगता है कि कभी गणित का अध्ययन नहीं कर पाएगी। अंकिता लापरवाह लड़की है, वह कभी भी अध्ययन की ओर ध्यान ही नहीं देती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अंकिता राइट्स 56 एज 506 and 25 as 205, and how can teachers help him? Ankita did not understand the concept of local values properly. Ankita has not yet learned to count to 100. Ankita feels that she can never study mathematics. Ankita is a careless girl. She never pays attention to the studies. और यहाँ पर मुझे उम्मीद है आपका जवाब जबरदस्त जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है 506 56 को लिखती है 506, यानी एक स्थान का वो नहीं जानती मान। उसने यहाँ पर भी वही किया, 0 बढ़ा रही है, तो उसे स्थानीय मान का वैल्यू नहीं पता है कि प्लेस वैल्यू क्या है, लोकल वैल्यू क्या है। तो भाई लोकल वैल्यू की प्रॉब्लम है, तो भाई अंकिता को तो स्थान मान की प्रॉब्लम है।
है ना। तो स्थानीय मान की अवधारणा को ठीक से नहीं समझा है, इसलिए वो 25 को 205 और 56 को 506 पढ़ देती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई। उसने 100 तक नहीं सीखा, नेगेटिव पॉइंट, एकदम सही बात है। आपने कहा अंकिता लगता है लापरवाह है, कभी भी गणित का अध्ययन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? एनसीएफ कहता है गणित का अध्ययन हर एक बच्चे के लिए समान रूप से जरूरी है। और लापरवाह ये तो हम कह ही देते हैं जब ना पढ़ती, तो यार लापरवाह लड़की कुछ नहीं करती है, तो लापरवाह लड़की नहीं है, लापरवाह बना दिया हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। n अंकों वाली सबसे छोटी संख्या n-1 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर बताओ। n अंकों वाली सबसे छोटी संख्या n-1 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर क्या है? सवाल बड़ा आसान सा है, चाहूंगा जवाब मिले। n अंक वाली सबसे छोटी संख्या और n-1 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर, द स्मॉलेस्ट n digit number and n-1 the largest digit, there is a difference between the numbers, what? हाँ, पेडागोगी करने के बहुत तरीके हैं। यदुश्री ए, अभी आपको जून में जो सेशन मिलने वाले हैं मेरे सारे, वो पेडागोगी के ही होंगे। दंगल पेडागोगी चलेगा, ओके। अब सवाल का जवाब का देखो, समझ लो पहले क्या है। n अंक वाली सबसे बड़ी, तो मैंने n को फॉर एग्जांपल 4 माना, 3 माना, जैसे आप चलो n बराबर 4 रखते हैं, तो n-1 कितना हो जाएगा? आपने कहा 3, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बात समझ में आ रही? क्या बोला उसने? बोला n अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, तो अगर मैं n को 4 मानता हूं तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और n-1 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या, तो n-1 के 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर, तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1 1 1 1, ऐसे है? नहीं, ऐसे मत कर देना, इनको मत लगा देना पीछे, कभी इनको लगा के आ जाओ। सवाल क्या है? दैट इज 10000, यही ना। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1000 होती है। अब क्या करें? उसने कहा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वो 999 होती है। उसने कहा अंतर क्या है, तो भाई अंतर कितना है? 1 का। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, बात समझ में आई? मैं एक दूसरा एग्जांपल भी आपके सामने ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल, अब n बराबर आप क्या रखते? सपोज n बराबर आप 3 रखते, तो 3 अंकों की छोटी संख्या 1000, और फिर 3 में से 1 का, तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, माफ करिएगा 4 अंकों की तो मैंने करा दी ना, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती? 99। घटा दें तो 1 आंसर। तो हर किसी केस में हर बार जब आप घटाएंगे तो क्या मिलेगा? आपको 1 ही मिलेगा। अच्छा सवाल था ना, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लगातार मिलेंगे ऐसे सवाल, डोंट वरी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? कोई मुश्किल तो नहीं किसी को? मेरे दोस्त को मुश्किल हो तो मुझे बताए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। वन मोर क्वेश्चन आपके समक्ष रखता हूं, तैयार हो जाओ एक और सवाल के लिए। हियर वी गो विद द न्यू क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन है, 3 + 2/5 + 4 सही 3/5 + 5 सही 1/5 + 3 सही 4/5 किसके बराबर है? 3 + 2/5 + 4 × 3/5 + 5 is to 1/5 + 3 is to 4/5 is equal to what? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके ओके, इतना सन्नाटा क्यों है? देखो, इन सवालों को करते समय हमें सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है, और वो बात क्या है? वो सन्नाटे को खत्म करते हैं और जवाब आपसे पूछते हैं। देखो, अगर मैं आपसे एक बात कहूं, समझना ध्यान से, 2 सही 1/2 इज इक्वल टू वाट? अगर मैं ये कर दूं 2 + 1/2 इज इक्वल टू वाट, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? इससे भी 5/2 मिलेगा, इससे भी 5/2 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जब आप सही बटे में मिश्रित भिन्न को लिखते हो तो इसका मीनिंग होता है 2 + 1/2। जब आप 2 सही 1/2 लिखते हो, बस सवाल का यही ट्रिक है, समझिएगा आप। 3, अब मैंने क्या काम करा? जो कंप्लीट फ्रैक्शंस हैं उनको मैं एक तरफ रख रहा हूं,
जैसे 3 यहाँ पर था, 4 यहाँ पर था, 5 यहाँ पर था, 3 यहाँ पर था, तो 3 और 5 8 और 4 12 और 3 15, 15 तो मैंने एक तरफ रख दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ओके, आगे बढ़ते हैं। प्लस अब क्या था, इसमें 2/5 था, इसमें 3/5 था, इसमें 1/5 था, इसमें 4/5 था। सब में 5-5 है ना, 4 और 5 और 5 10/2, 15 प्लस 10/5 बराबर 2, तो 15 जमा 2 बराबर 17। कितना आसान सवाल था। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया। क्या करते हैं, जो पूरी संख्या उनको एक तरफ जोड़ लेते हैं ऐसे करके, और जो फ्रैक्शंस हैं उनको एक तरफ जोड़ देते हैं, बस खत्म। क्लियर है भाई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बता दिया करो आप, जब भी प्रॉब्लम हुआ करे तो मैं समझ जाऊंगा आपको। तैयार सब लोग? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? तो लाइक वाइक करते रहो। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर फॉलो कर लो, ज्वाइन कर लो। लगातार आपको नोट्स वगैरह सब कुछ मिलते रहेंगे, आपको डेली क्लास के लिंक में मिलते रहेंगे जिनसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है भाई? सबको समझ में आया? तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूरी तरह से 11 से विभाज्य है? इनमें से कौन सी संख्या जो पूरी तरह से 11 से कट जाएगी? 1 2 5 4 6 1 4 1 3 7 0 1 6 6 2 0 5 5 0 6 2 0 2 0 5. Which of the following number is completely divisible by 11? What will be your answer? देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपको। जल्दी से बताइएगा, आपके कमेंट भी लगातार जारी हैं तो वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया। तेजी से करो भाई सवाल, जिससे कि हमें पता लग जाए कि आपके सवाल हो रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो अब देखते हैं सवाल का मीनिंग क्या, कैसे आप समझ सकते हैं सवाल को। इजीली हैंडल हो जाएगा आपका सवाल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है ना। चलो देखते हैं। ओके, ओके, समझते हैं। देखो, अब देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ये तो आप सब जानते हैं ना। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, वो हमसे कह के गया था कि हमारे सम स्थानों और विषम स्थानों पर जो भी अंक हैं उन्हें हटा दो, घटा दो, कट के 0 या 11 दे दे तो हमारा सवाल एकदम सही, हम 11 से कटेंगे, नहीं तो नहीं कटेंगे। ऐसा वो मुझसे कह के गया था, वही मैंने आपको बता दिया। यानी ऑड प्लेसेस पर आए अंकों का योग इवन प्लेसेस पर आए अंकों के योग का अंतर अगर 0 या 11 है तो वो संख्या 11 से कट जाएंगी। तो हम क्यों 11 का भाग करें, देखते हैं। पहला नंबर देख लेते हैं, 2 समझाने के लिए ले रहा हूं इसलिए आपको याद रहे। तो हम देखते हैं इवन प्लेसेस, पहले ऑड देखते हैं। 4 6 5, 5 और 6 11 और 4 15। इधर देखें 1 4 2, तो 4 और 1 5 और 2 7, तो भाई क्या हुआ, अब 4 6 10 और 5 15, 15 में से 4 2 6 और 1 7 निकले तो 8 ही आया। तो ये तो 11 से नहीं कटेगा। इज इट क्लियर? ये 11 से नहीं कटेगा। अतिक्षा, इसको देखते हैं, यहाँ मैं सारे लिख देता हूँ। 1 3 7 0 1 6, इसको देखें। चलो 6 और 3 9, 7 और 2 9 बराबर 0, तो ये कट जाएगा 11 से। तो सबको भाग करने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्या करना है, नंबर। अरे क्या हो रहा भाई, ओ ओ ओ अपने, ये कौन आया भाई यहाँ पर, एंट्री मार दी जिसने। 1 मिनट रुकिएगा। ओके, हाँ ये ठीक है ना, एक और था। तो 11 का रिजल्ट समझ में आया। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11? बहुत आसानी समझ में आया ना। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि ऑड प्लेसेस पर आए अंकों का योग और इवन प्लेसेस पर आए अंकों का योग का अंतर अगर 0 या 11 है तो आप समझ लेना आपका प्रश्न कट जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जब मार्बल या मनका, मनका मीन्स कंकड़ आदि, जो भी आप समझते हैं, जब मार्बल या मनका आदि से, बीट बोल देते हैं उसको, आदि से विशाल को पढ़ाया जाता है तब वह अच्छी तरह से पाठ को समझ जाता है। उसे मार्बल का उपयोग कर पुनरावृत्त घटाव की तरह विभाजन करना पढ़ाया गया। विशाल को क्या है, डिसलेक्सिया है, विशाल को गणन विकार है,
विशाल गतिपरक यानी काइनेस्थेटिक है, या विशाल बहुत ही बुद्धिमान बच्चा है? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ए ऑप्शन है डिसलेक्सिया, बी ऑप्शन है गतिपरक, सी ऑप्शन है विशाल को गणन विकार है, और डी ऑप्शन है बहुत ही बुद्धिमान बच्चा है। तो देखते हैं आपका जवाब कितना कच्चा है। ये तो बच्चा है, आपका जवाब कितना अच्छा है ये तो आप बताएंगे ना। तो तेजी से शुरू हो जाओ और जल्दी से बताओ क्या होगा आपका जवाब। देखते हैं साहब, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। ओके, ओके, जवाब नहीं आ रहा आपका, क्या हुआ है जवाब भाई? हाँ थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी, तो जवाब मिलने लगे हैं ना, सी 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 सी, बहुत बढ़िया। देखो यहां पर पहला ऑप्शन था डिसलेक्सिया। अगर मैथमेटिक्स की मैं बात करता हूं, इन जनरल मैथमेटिक्स ऑलवेज बी रिमेंबर, डिसलेक्सिया बालक को क्या होता है, विजुअल स्पैटियल थिंकिंग का प्रॉब्लम होता है, जो गणित में होता है। गणितीय समस्याओं के लिए डिसकैलकुलिया पढ़ा जाता है। डिसलेक्सिया तो आप जानते ही हैं कि भाई बच्चों को देखने में प्रॉब्लम हो रही है कुछ, हाँ विजुअल। ओके, ऑप्शन है गतिपरक। अब ये काइनेस्थेटिक बच्चे कौन से होते हैं ये समझ लेना। ये काइनेस्थेटिक बच्चे, गति संवेदी, गतिपरक बच्चे कौन से होते हैं उनको समझने की कोशिश करना। आप ये मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, गतिपरक समझने का, गति संवेदी समझने, काइनेस्थेटिक का बेस्ट मीनिंग क्या है। आपने कई बार देखोगे, मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा। आपने देखा होगा, आपने किसी को बोला अरे आज तो मुझे 150 रुपए पाए, एग्जाम्पल समझना, आज तो मुझे 150 रुपए पाए। बोले अच्छा, आपका साथी बोला दिखाइयो जरा, मतलब क्या उसको दिख नहीं रहे 100 और 50 के नोट, लेकिन वो क्या कहता, भाई जरा मुझे दिखाइयो। जब वो हाथ में लेगा वापस, बोले अरे हाँ यार ये तो 150 रुपए ही है, 150 रुपए हैं। मतलब उसे पहले भी पता था कि ये 150 रुपए है, उसे ये पहले भी पता था उसके पास ये 150 रुपए हैं, लेकिन वो 150 रुपए उसके जब हाथ में आ गए तब उसके कलेजे में ठंडक पड़ गई कि 150 ही है। पहले भी जानता था ना। तो ऐसे आपसे बहुत लोग मिलते होंगे ना, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे ना आप लोगों को, जहां पर आपको बताया जाता है कि भाई ये जो है हाथ में लेके चीज देखना पसंद करते हैं। तो ऐसे बच्चों को ही काइनेस्थेटिक या गतिपरक बच्चा कहा जाता है, जो मूर्त चीजों को अपने स्वयं के हाथ में छू करके, हाथ में लेकर के उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहां पर था कि जब मार्बल कंकड़, जैसे कि आप देखते होंगे किसी बालक को कंकड़ के माध्यम से गिन के बता दिया आपने, मार्बल के टुकड़े गिन के बता दिए, प्लस करना बता दिया। जनरली आप खेल गांव में या शहर में खेलते होंगे, तो जो एम्पायर करता है, एम्पायर बनता है, वो मार्बल या फिर कोई टुकड़े ले लेता है जिससे हर बॉल को वो काउंट करता रहता है, याद है ना। तो वो बच्चे कैसे होते हैं जो इस तरह से सीखते हैं, उनको काइनेस्थेटिक बच्चा कहा जाता है। इज इट क्लियर? याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं काइनेस्थेटिक का एग्जांपल। ओके डन, बहुत बढ़िया, अब नहीं भूलेंगे काइनेस्थेटिक को, बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मानसिक गणित नहीं है, इनमें से कौन सा मानसिक गणित नहीं है? विच वन इज नॉट द मेंटल मैथमेटिक्स? ए, तार्किक रूप से सोचना, छात्रों की समझ का विकास यानी स्तर बढ़ाना, गौर आनंददायक और छात्र मानसिक गणित करने का मजा या पसंद करते हैं, मूलभूत गणितीय तथ्यों का संस्मरण जैसे समय सारणी रटंत रूप से जानना। बहुत ही आसान सा तरीका है, इस सवाल को पढ़ने का मैं साइड में हो जाता हूं, बहुत ही खूबसूरत सा तरीका, इसको पढ़ सकते हैं, इसमें तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया। और ये सब जानते हैं कि गणित जो हम पढ़ते हैं उसकी प्रकृति तार्किक होती है, मैथ्स नेचर ऑलवेज बी लॉजिकल, तो वो लॉजिकल होती है, तार्किक होती है, और उस तार्किक प्रकृति के आधार पर ही हम चीज़ों को समझते हैं। इसलिए तार्किक रूप से सोचना, छात्रों की समझ का स्तर बढ़ाना, छात्रों को मानसिक गणित करने का आनंद प्रदान करना, ये सब है। लेकिन एनसीएफ 2005 क्या कहता है? एनसीएफ 2005 आपसे कहता है कि भाई रटना मना है, रटना पाप है। वो ऐसा बोला, रटना पाप है, कलम वाले भाई रटना पाप है, और जो रटेगा उसके घर में सांप है।
एनसीएफ कह गया था मुझसे, तो ऐसे आपको समझ में आ गई बात। तो रटना मना है, रटने का नहीं, ठीक है ना। ये एनसीएफ बिल्कुल साफ साफ आपसे इनकार कर देता है। तो राइट ऑप्शन था ये वाला, क्योंकि ये मानसिक गणित नहीं है, रटना तो हो ही नहीं सकता मानसिक में। हाँ, रोट लर्निंग और रोट मेमोराइजेशन इज नॉट वर्किंग। वेरी नाइस। एक और सवाल, 30 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल होगा। अब देखो ये बहुत अच्छा सवाल है और ये एग्जाम में, हर एग्जाम में मिलेगा आपको, चाहे वो घुमा फिरा के आपसे पूछा जाए, लेकिन ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है, 30 के सभी गुणनखंड कितने हैं, 30 के सभी कितने फैक्टर्स होंगे, यानी ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 30 व्हाट आर द नंबर्स ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 30। दूसरा, उनका योग कितना है। तीसरा, उनका गुणन कितना है। 30 के प्राइम फैक्टरों की संख्या कितनी है। ये अभी आपको सवाल पिछली बार सीटेट में भी आया था, आपने देखा होगा, उसमें पूछा गया था 100 कुछ इस तरह से सवाल था, उसमें पूछा गया था इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ कितनी होगी। तो ये सवाल कई तरीके से पूछा जाता, तो समझने की कोशिश करना। तो 30 के सभी गुणनखंड कैसे निकालें, ये तो बड़ा टास्क नहीं है वैसे निकालना, लेकिन कैसे, देखो जब भी 30 के आप सभी फैक्टर्स की बात करेंगे तो कैसे समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। 30 का सबसे पहले फैक्टर हुआ 1 गुणा 30, ओके, 1 इंटू 30। दूसरा क्या हुआ जिससे वो कट जाए, 2 गुणा 15। तीसरा कितना हुआ, 3 गुणा 10। चौथा कौन सा हुआ, और किसी से कटता है क्या, 5 गुणा 6। और तो नहीं कटता ना किसी से। तो देखो इन्होंने इधर से स्टार्टिंग किया और उधर से अंत वाला ले लिया जिससे वो कटता है। तो मुझे सारे फैक्टर मिल गए। टोटल फैक्टर कितने हुए, आपने कहा 1 2 3 5 6 10 15 और 30, ये इसके फैक्टर्स हुए। तो अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तो आप क्या बताओगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हैं 8। पहला सवाल, उनको जोड़ने का बोलेगा तो जोड़, यहाँ गुणा करने को बोला, अगर ये निकल जाएंगे जोड़ गुणा तो कर ही लोगे। देखो कितना होता है, करते हैं, 6 पंजे 30, 30 तिया 900, 900 ढाई 9000 गुणा 15, 15 निम्मा 135, 135 दूनी 270, 270 थी 27 थी 81, राइट ऑप्शन 81,000 मिल गया जवाब, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अगर यहां पर आपसे सवाल पूछता, सवाल समझ में आया, बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, 81 ना 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 इतना सारा थोड़ी पहुंच जाएगा। एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट रुकना, 135 दूनी 270, ओके माफ करिएगा भाई, एक जीरो लगाओ, 4 जीरो इसके आगे, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट ऑप्शन, हाँ डी इज द करेक्ट आंसर, ओके राइट ऑप्शन इज डी, क्योंकि मैं एक जीरो को यहां मिस कर गया। समझ में आया। जोड़ने की बात करता तो वो जोड़ देता, अभी समझ में मैंने गुणा करिए और कुछ नहीं किया। आप लोग भी गुणा कर सकते हैं ना आसानी से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इजीली मैनेज हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं एक और नए सवाल की तरफ और देखते हैं नया सवाल क्या कहता है आपसे। ओके, ऑल ऑफ यू आर रेडी ना, डन। आगे बढ़ता हूं और एक सवाल आपसे और पूछता हूं, सब तैयार हो जाओ। 30 सेंटीमीटर प्लस 30 मीटर प्लस 3 किलोमीटर बराबर क्या। ये सवाल मेजरमेंट से है और मेजरमेंट्स में ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कितना होगा 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर और 3 किलोमीटर किसके बराबर है। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। क्वेश्चन आपके सामने है, चाहूंगा जवाब मिले बिना किसी रुके, बिना किसी झुके, बिना किसी टोके हुए आप इसका आंसर देंगे, तेजी के साथ वो भी। ए देखो, अब सारे आंसर आपके मीटर में हैं, यानी क्वेश्चन में क्या मीनिंग निकला है, आपको इसको इसमें और इसको इसमें बदलना है, आपको टोटल मीटर में कन्वर्ट करना। तो देखते हैं भाई, 300 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 3 मीटर हो गया ना, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता, तो 300 में 3 मीटर बन गए। 30 मीटर को मुझे बदलना नहीं, ऑलरेडी 30 मीटर है।
और अगर मैं 3 किलोमीटर को बदलूं तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर? आपने कहा सर 1000 मीटर, तो 3 में कितने होंगे? 3000। जोड़ दे इसको, 3 यहां से आया, 3 यहां से आया, 0 आया, 3 ही आया, तो कितना होगा? 30 33। एंड राइट ऑप्शन। अरे क्या बात है, आप तो सारे आंसर जबरदस्त दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपका मुकाबला नहीं, आपका तोड़ नहीं, जवाब एकदम सही सही आप दे रहे हैं। वेरी नाइस, सो नाइस ऑफ यू एंड योर आंसर आर वेरी एक्सीलेंट। तो अब क्या बताएं, एक और ले लेते हैं सवाल, आगे बढ़ते हैं। वन मोर क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने, कक्षा 3 के छात्रों को गुणन पढ़ाने के विभिन्न रूप नीचे दिए गए हैं। याद रखना सवाल को। कक्षा 4 के विभिन्न छात्रों को गुणा पढ़ाने के विभिन्न रूप नीचे दिए गए हैं, लेकिन वो अनुक्रमिक क्रम में नहीं है। चरणों के सही क्रम का चयन करो। इनमें से कौन सा पहले नंबर पर आएगा, कौन सा दूसरे नंबर पर आएगा, कौन सा तीसरे नंबर पर आएगा और कौन सा चौथे नंबर पर आएगा, ये आपको बताना है, ये कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो लोग इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो लोग भी कमेंट में जरूर आंसर करें क्वेश्चन नंबर 17 लिख करके, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करें, क्वेश्चन नंबर 17। तो कौन सा गुणा पढ़ाने का तरीका इनमें बेस्ट है? पहला, समीकरण का उपयोग करके बार बार योग, उदाहरण के लिए 6 + 6 + 6 = 18 करना। दूसरा, पहाड़ों का उपयोग कर के 2 एकल अंक की गुणा करना। बार बार योग के संक्षिप्त रूप में गुणन, जैसे 6 + 6 + 6 = ये। कहानी के माध्यम से बार बार योग सिखाना। तो क्या करना है, क्या करेगा? पहले नंबर कौन सा होगा तो बता देते हैं। देखो, सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले वो एक्सपीरियंस के साथ अपनी कहानी को सिखाएगा। सबसे पहले वो कहानी के माध्यम से बार बार योग का पहाड़ा सिखाएगा। जैसे योग करके पहाड़ा, जैसे मेरे पास 2 आम, तुम्हारे पास 2 आम, टोटल कितने? बच्चा बोलेगा 4, तो 2 दूनी 4, ऐसे करके पहला स्टेप। उसके बाद बार बार योग के संक्षिप्त रूप में गुणन। अब उस योग को वो गुणा में परिवर्तित करेगा। देख लो, पहले उसने बार बार योग का कहानी सुनाया, उसके बाद वो उसको संक्षिप्त रूप में यानी सांकेतिक रूप में परिवर्तित करेगा। तो 6 + 6 जो मैंने बताया था पुनरावृत्त योग, रिपीटेड सम, वो यही है जो वो दूसरे नंबर पर काम करेगा। तो पहले नंबर पर डी सी। उसके बाद क्या करेगा? पहाड़ों का उपयोग करके 1 अंक की 2 संख्या, बिल्कुल सही बात है। या फिर समीकरण का उपयोग करके बार बार का योग। अब देखो, समीकरण तो सबसे लास्ट में आएगी ना, जो इक्वेशन बच्चा पढ़ेगा, इक्वेशन तो अलग आएगी ना, सबसे लास्ट में आएगी इक्वेशन, तो पहले थोड़ी ना सकता है। रिपीटेड एडिशन यूजिंग द इक्वेशन लाइक दिस। तो आप क्या करेगा? 6 + 6 + 6, तो बार बार योग। लेकिन इस समीकरण का उपयोग कर दिया तो समीकरण का प्रयोग पहली बार में नहीं हो सकता, इक्वेशन सबसे लास्ट में आती है। बच्चा इक्वेशन कब सीखता है? अंतिम। लेकिन यहाँ पहला सवाल तो था, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, उसके बाद सी, उसके बाद ए, देन पहाड़ों का उपयोग करके 1 अंक की 2 अंक से गुणा करना, दैट इज बी। दिस इज द राइट वे। लेकिन आपको पहला क्रम बताना था, तो पहला क्रम क्या होगा? आपने पढ़ा होगा शायद ELPS थ्योरी। ELPS जानते हो ना? E मीन्स एक्सपीरियंस, मैं लिख देता हूं जिससे कि आपको याद रहे। L मीन्स लैंग्वेज, P मीन्स पिक्चर, S मीन्स सिंबल। तो जब भी बच्चा पढ़ेगा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो डेवलप करना शुरू होता है। जैसे एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, हिंदी में लिख देता हूं इधर मैं, अनुभव। सबसे पहले बच्चा अनुभव सीखता है, अनुभव यानी उस एनवायरनमेंट में रखना सीखता है। उसके बाद वो लैंग्वेज, लैंग्वेज में क्या होगा? सामान्य बोलचाल की भाषा, कहानी, चुटकुले, पहेलियां जो बोलने के माध्यम से दी जाएं, तो वो फिर इसको सीखता है। उसके बाद वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को अपनाता है और सबसे लास्ट में सिंबल तक पहुंचता है। तो ये लर्निंग प्रोसेस है किसी बच्चे का जो ELPS के माध्यम से दिया जाता है। याद रहेगा, ELPS भूलेंगे तो नहीं। ELPS मीन्स, ELPS थ्योरी मीन्स, ए मीन्स एक्सपीरियंस अनुभव, L मीन्स लर्निंग लैंग्वेज भाषा, P मीन्स पिक्चर्स यानी चित्र, एंड S मीन्स सिंबल यानी संकेत। इस तरह से वो अपनी भाषा का विकास करने की कोशिश करता है। ओके, इस तरह से चीजों को सीखता है। एक और सवाल, क्वेश्चन है सिंपल सा। कक्षा में गणितीय दीवार का निर्माण करने से छात्रों को सहायता मिलती है। यानी आप गणित का निर्माण कर रहे हैं, गणितीय दीवार बना रहे हैं। ये गणितीय दीवार का निर्माण करने से, अब पहली बात तो ये दिमाग में आई कि ये गणितीय दीवार क्या है। भाई पहली बात तो यही समझ में आई ना, ये मैथमेटिकल वॉल है क्या, गणितीय दीवार है क्या, इसको समझते हैं पहले। तो गणितीय दीवार का मीनिंग क्या है कि करने में छात्रों की सहायता किससे मिलती है? एक,
गणित में कठिन अवधारणाओं को समझने में, बी कक्षा में अपनी स्थिति के बारे में जानने में, सी अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करने में, डी अन्य लोगों के साथ विचार और समस्याएं साझा करने में, और अपनी रचनात्मक क्षमता का प्रदर्शन करने में। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। ABCD के रूप में आपका जवाब है यहाँ पर, और आप जवाब दिया करें और तेजी से पढ़ाई में जुड़ा करें, आपका स्वागत रहता है। लेकिन आप बहुत कम आते हैं, पता नहीं क्यों, थक जाते हैं क्या इस समय आते आते। तेजी से आगे बढ़ा करो जिससे कि आप लोगों को चीजें मिलती रहें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। तो आप 18वां प्रश्न का उत्तर क्या देंगे भाई, जल्दी से बताने की कोशिश करिए। देखो पहले मैं गणित की बात बताऊं, गणितीय दीवार है क्या, इधर बना देता हूं। यह है गणितीय दीवार, यानी कोई भी बोर्ड, कोई भी वॉल, कोई भी पोस्टर गणितीय दीवार हो सकता है, मैथमेटिकल वॉल। इसके अंदर क्या होता है, इसमें इस वॉल को ऐसे बांट दिया जाता। अभी तो छोटा है, आगे पूरा बोर्ड भर जाएगा ऐसे। अभी मैं ऐसे बांट रहा हूं। इसमें हमने पहला बच्चा था जिसका नाम था रामफल, एक था हरिया, एक था सुखी, एक थी राम प्यारी, एक था हमारा प्यारा सबका प्यारा टिल्लू। ओके, ऐसे ऐसे बच्चों के नाम लिख। अब यहां पर क्या होगा, एक टॉपिक दिया गया कि भाई एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले रामफल आया, वो एलसीएम के बारे में अपनी बात रखेगा कि जी एलसीएम को लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर बोलते हैं। हरियाराम हरीरा आएगा, वो क्या बोलेगा कि सर गणित दीवार का मतलब क्या है, मैथमेटिकल वॉल का। तो सर वो अपने विचार रखेगा, सर एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। सुखी लाला आए, बोले सर एलसीएम, एलसीएम जो होता है ना, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ होती है। ये बोला कि सर एलसीएम को अगर एचसीएफ से भाग करोगे तो पूरा कट जाएगा। ये बोले सर भिन्नों का फ्रैक्शन जो होता है ना, एनआर का और डीआर का निकालते हैं अलग अलग, एनआर का एलसीएम और डीआर का एचसीएफ, ऐसे होता है। तो हर एक बच्चा एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आकर अपने विचार प्रकट करता है, पहली बात। दूसरी बात, ये सारे बच्चे यहां बैठे हैं, जितने भी बच्चे हैं, रामवीर, महेश, रामफूल, हरफूल, ये सब यहां बैठे हैं। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि प्रीवियस बच्चा क्या लिख रहा है, क्या बता रहा है, तो वो इसके विचारों को जानते भी हैं और फिर अपने नए विचार प्रकट भी करते हैं। अब होप सो आपको गणित दीवार के बारे में समझ में आया होगा कि ये मैथमेटिकल वॉल क्या होती है। तो यानी अन्य लोगों के साथ विचार, समस्याएं साझा करने और अपनी रचनात्मक क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए इस दीवार को यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? तो राइट ऑप्शन डी। समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो एक और सवाल आपके सामने रख लेता हूं, ये रहा आपके सामने नया सवाल, वन मोर। रूही 18 मिनट में 2 किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर चलने में वह कितना समय लेगी? रूही 18 मिनट में 2 किलोमीटर चलती है, तो 5 किलोमीटर चलने में वो कितना टाइम लेगी, आपको बताना है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 18 मिनट में 2 किलोमीटर चलती हैं, तो भाई 5 किलोमीटर में बता दो कितना लेगी। तो सिंपल सी बात देखो, 5 किलोमीटर चलने में, अब 2 किलोमीटर जाती है 18 मिनट में, तो सिंपल थ्योरी देख लो भाई, 2 किलोमीटर जाती है 18 मिनट में, 1 किलोमीटर जाएगी 9 मिनट में। उसने कहा 5 किलोमीटर, तो जब 2:18 में चलती है तो 4 किलोमीटर चलेगी 36 में, और 8 किलोमीटर चलती 9 में, तो 36 जमा 9 45, तो 45 मिनट में वो पहुंच जाएगी। वैसे चाल बराबर दूरी बटे समय भी होता है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 18 मिनट में चलती है इतना, तो आप इसको चाल बराबर दूरी बटे समय से भी निकाल सकते हैं। लेकिन सिंपल है, आप बहुत अच्छा आप इस तरह से सवाल को करें, दैट वुड बी बेटर फॉर यू। और ये मेरे लिए भी बेटर होगा और आपके लिए भी बेटर होगा, क्योंकि दोनों चीजें जरूरी हैं, आपको जानना, आपको मानना और आपको समझना। ओके, तो भाई आज के सवालों का सिलसिला मैं यहीं खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे बाद आपके साथ जुड़ने वाले हैं और लोग जो आपको आगे भी बहुत अच्छे से सेशन को लेकर चलेंगे और आपको पढ़ाएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो अब चलता हूं, मुलाकात करता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और सेशन कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में करके बताएं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।